students, how are you? Hope all of you are well. Students, welcome to Mission Career Classes. Today we are going to start with part 2 of fundamental unit of life cell, that is components of cell. So students, cells के अंदर अभी तक हमने सेल के बारे में जाना, सेल क्या था, सेल की हिस्ट्री के बारे में जाना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस भी मालूम किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो भी पता किया। तो अभी नेक्स्ट आता है सेल के अंदर की जानकारी के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो सेल के अंदर क्या क्या मिलता है, तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल में सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का न्यूक्लियस। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमें सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक सेल का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसमें बेटा ये जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है ये है सेल वॉल। ये प्लांट सेल का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। सेल वॉल प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ये सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलती है। इसके बाद ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, this one is rough endoplasmic रेटिकुलम, ये आपका गोल्जी बॉडीज, ठीक है। ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट, सॉरी this one is ribosomes, ये माइटोकॉन्ड्रिया, this one is smooth reticulum, endoplasmic reticulum। ठीक है, these one are lysosomes। ठीक है, और ये जो बीच में सेंटर में बड़ा सा स्ट्रक्चर है दिस वन इज वैक्यूल। ओके, अभी हम वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे। ठीक है, एक टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें हमें सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइसोसोम्स देखने को मिलते हैं। सेल के जो थ्री मेन कंपोनेंट्स आते हैं उसमें आता है सेल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। दिस वन इज योर न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सबसे पहले सेल वॉल के बारे में जान लेते हैं। सेल वॉल क्या है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। ये सेल में सबसे बाहर प्रेजेंट होती है, तो इट इज एन आउटर मोस्ट कवरिंग, एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये रिजिड होती है, मींस
फ्लेक्सिबल नहीं होती, थोड़ी टाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती है, पोरस होती है एंड डेड स्ट्रक्चर। सेल वॉल लिविंग नहीं होती, सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट सेल में कौन सा स्ट्रक्चर डेड स्ट्रक्चर है, तो आपका आंसर होगा सेल वॉल। उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की। अब सेल वॉल के फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग है तो ये सेल की शेप और सेल की शेप को मेंटेन करके रखती है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल, प्लांट सेल में ये उसको स्ट्रेंथ देती है और उसके सारे स्ट्रेस स्ट्रेन सब हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखती है। इसीलिए हमारा प्लांट किसी भी एडवर्स कंडीशन में इजीली सस्टेन कर सकते हैं। प्लांट्स आंधी तूफान सब झेल जाते हैं, ठीक है। एंड इट इज परमिएबल, मींस इसके अंदर से बाहर का कोई भी मटेरियल इसके अंदर से इजीली इसको क्रॉस करके सेल के अंदर जा सकता है। ओके, गॉट इट? नोट डाउन कीजिए। ओके, अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है सेल में, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल वॉल की होती है, वेयर एनिमल सेल्स में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल में ये आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है, उनमें ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल, ठीक है। अब सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलती है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज फाउंड इन बोथ, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो फाउंड इन बोथ, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब आपकी सेल वॉल रिजिड होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, इसे हम फोल्ड भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल कैन बी फोल्डेड। अब ये जो नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो टर्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट नगेली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन term given by नगेली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जिस मॉडल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और वो मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन is described by fluid mosaic model given by Singer and Nicoleson।
ओके बेटा। अब सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की, एंड लिपिड्स आर सैंडविचेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन। सपोज ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें ये ऊपर लिपिड के लेयर होगी और एक ये नीचे लिपिड के लेयर होगी, और इन दोनों के बीच में ऐसे लेते हैं, इन दोनों के बीच में आपके प्रेजेंट होंगे प्रोटीन्स। ओके, दिस वन इज लिपिड लेयर, दिस वन इज लिपिड लेयर, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाई लेयर लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड बीच में प्रोटीन। सो प्रोटीन इज सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिपिड्स। ओके, made up of proteins and lipids। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, उससे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर फंक्शंस बताती हूँ। Functions of plasma membrane। स्टूडेंट्स सी, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोर और लेस सिमिलर इन फंक्शंस विद सेल वॉल, ठीक है। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? provides and maintains shape of the cell, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग है इसलिए ये सेल की शेप को प्रोवाइड करके रखती है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, provides mechanical support to the cell। Okay, third one is it is semi permeable। सेल वॉल के अंदर से कुछ भी चीज एंट्री कर सकती थी, बट दैट इज नॉट द केस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल को ही सेल के अंदर जाने की परमिशन देती है। ओके, एंड फोर्थ वन इज इट सेपरेट्स cytoplasm from its surroundings। ओके, ये सेल में ये फ्लूइड जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को उसके सराउंडिंग से सेपरेट करती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, सपोज अमीबा है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें दिस वन इज इसकी सेल मेम्ब्रेन है,
सो ये सेल मेम्ब्रेन इसको अलाउ करती है कि बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी फूड प्रेजेंट है उसको ये अंदर ले सके. इट अलाउज द सेल टू इनगल्फ द फूड प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस. ठीक है. To engulf the food present in the external environment through the cell membrane. Okay. Definition लिख लीजिए. Endocytosis. It is the process through which cell membrane engulf food particle present in the external environment. Okay. स्टूडेंट सी, अब इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं कि सेल वॉल परमेएबल होती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमेएबल होती है. तो द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी डन बाय टू प्रोसेसेस, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. जिस प्रोसेस के थ्रू बाहर के न्यूट्रिएंट्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. चलिए अब जानते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता क्या है. सो osmosis and diffusion. See बेटा, osmosis में solvent ट्रेवल करता है, diffusion में solute ट्रेवल करता है. अब solute और solvent हम ऐसे समझते हैं, सपोज आपके पास चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, तो चीनी और पानी दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन, जिसमें चीनी क्या है? सोल्यूट है और पानी क्या है? सोलवेंट. तो द डिसॉल्व्ड मैटर इन एनी सॉल्यूशन इज नोन एज सोल्यूट एंड द मैटर इन व्हिच इट इज डिसॉल्व्ड इज नोन एज सोलवेंट. सोलवेंट इज ऑलवेज लिक्विड. सोल्यूट लिक्विड, गैस, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, जबकि सोलवेंट हमेशा लिक्विड ही होगा. तो पहला डिफरेंस क्या हो जाता है? इट इन्वॉल्व्स movement of solvent molecules, whereas diffusion में क्या होता है? it involves movement of solute molecules. It involves movement of solute molecules. अब ये मॉलिक्यूल्स एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करते हैं. तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो आपके सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. वहीं ऑस्मोसिस में आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. तो ऑस्मोसिस में इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ molecules from lower concentration to a higher concentration. वही डिफ्यूजन में क्या होता है बेटा? it involves movement of molecules from higher concentration to lower concentration. ठीक है. थर्ड मेजर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? डिफ्यूजन किसी भी स्टेट में हो सकता है, जबकि ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही होगा, सिर्फ लिक्विड स्टेट में ही होगा. तो
It can occur in liquid medium only, or it can occur in any medium, solid, liquid and गैस। फोर्थ मेजर डिफरेंस क्या है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में? फोर्थ मेजर डिफरेंस ये है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में कि ऑस्मोसिस सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, जबकि डिफ्यूजन के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी नहीं है। डिफ्यूजन किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। ठीक है, इट रिक्वायर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड इसमें क्या होगा? इट डज नॉट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब डिफ्यूजन के एग्जांपल क्या है बेटा? कि सपोज आपके पास एक वाटर का गिलास भरा है और उसमें आप जैसे ही इंक के ड्रॉप छोड़ते हो वो उस पूरे पानी में फैल जाती है इजीली, किसी मेहनत की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, जैसे ही ड्रॉप डाली वो आराम से फैल गई। या फिर अगरबत्ती है, आपने जला दी और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। जबकि ऑस्मोसिस के लिए क्या एग्जांपल है? सपोज आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज सॉल्यूशन है और उसमें आप एक पोटैटो स्लाइस काट कर रखते हो, तो सुक्रोज का सॉल्यूशन हायर है कंसंट्रेशन में, पोटैटो स्लाइस के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, तो पोटैटो स्लाइस का वाटर सारा क्या चला जाएगा? उस कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज सॉल्यूशन में चला जाएगा और वो पोटैटो स्लाइस क्या हो जाएगी? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है? shrinking of potato slice when put in a concentrated sucrose solution। और इसका क्या होगा? when you put a drop of ink in a glass of water, it spreads or diffuses in the water। Note down। ओके, अब ये जो हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस है इसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। ओके स्टूडेंट्स, सी एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। ओके, एंड एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। तो एंडोऑस्मोसिस
में क्या होता है कि जब आपका सोलवेंट मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर की तरफ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एंडोऑस्मोसिस। और जब आपका सोलवेंट मॉलिक्यूल सेल से बाहर की तरफ जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एक्सोऑस्मोसिस। एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड। एंडो में सेल के अंदर जाता है और एक्सो में सेल के बाहर जाता है। ओके, अब नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पहला है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आपके सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्वल होते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सपोज ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सेल है, तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी सॉल्यूशन है, वो इस बाहर के सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, दोनों इक्वल है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो की डेफिनेशन क्या होगी, when the concentration of the solution is equal to the concentration of the cytoplasm of cell। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन में अगर आप सेल को रखोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेल के अंदर भी वही कंसंट्रेशन है और सेल के बाहर भी वही कंसंट्रेशन है, तो सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन आता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन होती है वो सेल की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोर आउटसाइड द सेल। ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन में आप सेल को रखोगे तो क्या होगा बेटा, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो उसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो आपके सेल के अंदर का मटेरियल मूव करके बाहर सॉल्यूशन में चला जाएगा, तो आपका सेल कैसा हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड। तो इसमें सेल क्या हो जाएगा, सेल बिकेम प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, अब आपका थर्ड टाइप का सॉल्यूशन आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन में सेल के बाहर के सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम होती है और सेल के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, हाइपर में सेल के बाहर ज्यादा होती है, हाइपो में सेल के अंदर ज्यादा होती है। तो द concentration of solution is more inside the cell। और अगर ऐसे सॉल्यूशन में आप सेल को पुट करोगे तो क्या होगा, बाहर से सारा मटेरियल सेल के अंदर आ जाएगा, सेल विल स्वेल अप एंड अल्टीमेटली बर्स्ट। तो इसमें क्या होगा, सेल स्वेल अप एंड बर्स्ट। ठीक है, so this finishes our very first component of cell, that is plasma membrane. Note it down.
अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? सेल में। व्हाट इज द नेक्स्ट? वी जस्ट फिनिश विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी नेक्स्ट कंपोनेंट इज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बेटा ऐसे समझो, जैसे ह्यूमंस में चीफ कौन होता है? हमारा ब्रेन होता है। हमारी सारी एक्टिविटीज, हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। सिमिलरली सेल्स में सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस सेल का क्या है? ब्रेन है। ओके, अब आप ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है? ये डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है न्यूक्लियस। इस मेम्ब्रेन में ये यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको थोड़ा लार्ज कर देते हैं। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है। इस न्यूक्लियर एनवलप में ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। इन न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है कि ये न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उन दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल करता है। अगर ये पूरा यहाँ पे फुल्ली कवर हो तो बाहर के साइटोप्लाज्म में से कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता। बट विद द हेल्प ऑफ दीस न्यूक्लियोपोर्स साइटोप्लाज्म का मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है। अब जैसे सेल के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियोलस। ओके, क्या है ये? न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोलस का काम क्या है? ये न्यूक्लियोलस आरएनए का स्टोर हाउस है। यहाँ पे आपको आरएनए मिलते हैं, साथ ही के साथ राइबोसोम सिंथेसाइज करने में भी यह न्यूक्लियोलस आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। और इन क्रोमेटिन मटेरियल में बेसिकली कुछ नहीं होता, दीज आर क्रोमोसोम्स जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स कैरी करते हैं। तो दीज आर द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं उन्हें हम जीन्स बोलते हैं एंड जीन्स आर हेरिडिटरी, दे आर कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, गॉट इट? अब इस न्यूक्लियस के फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन सबसे पहले तो स्टार्टिंग में बताया ह्यूमंस की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट वन इज इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल। Okay, second is it regulates cell cycle। सेल की जो डिवीजन होती है, सेल की प्रोडक्शन होती है, ये पूरी सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। रेगुलेट मीन्स इंस्ट्रक्शंस देना। थर्ड वन इज इट ट्रांसफर्स genetic material from one generation to other। सपोज हम ह्यूमंस में जब आप किसी बच्चे को देखते हो तो कभी कभी सोचने में मिलता है ना कि इसकी ये आदत
आदत इसके फादर से मैच करती है, इसकी ये हैबिट इसकी मदर से मैच करती है, कई बार बच्चे के अंदर उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर्स की भी हैबिट्स देखने को मिलती है, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल होता है? जीन्स के थ्रू। वो जीन्स जो ग्रैंडफादर से फादर में आई और फादर से चाइल्ड में आई, ठीक है, तो वो it transfers genetic material from one generation to another, that is through genes. Okay, and the third one is fourth one, sorry, it takes part in formation of राइबोसोम्स। ठीक है, आपके जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स मिलते हैं वो न्यूक्लियस में ही बनते हैं, एंड राइबोसोम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, so this finishes the second component of cell, that is nucleus. Okay, अब हमारा सेल का थर्ड कंपोनेंट आता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, बेटा सी, साइटोप्लाज्म क्या है? इस सेल के अंदर जो भी फ्लूइड पोर्शन प्रेजेंट है उसे हम क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड होता है, फ्लूइड टाइप में होता है, विस्कस होता है, विस्कस मींस चिपचिपा सा, ठीक है, और इसके अंदर ही, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, सारे सेल ऑर्गेनेल्स ही इस साइटोप्लाज्म के अंदर अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर दिस सेल ऑर्गेनेल्स। सेकंड थिंग, साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिविंग मटेरियल होता है, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। और जो इसके अंदर नॉन लिविंग मटेरियल होता है उसे बोल देते हैं एर्गेस्टिक बॉडीज। ओके, सो फर्स्ट फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके सॉरी इसको लिखना है, cytoplasm is the fluid present inside the cell, ठीक है, it is viscous in nature, ठीक है। थर्ड क्या होता है? living material inside cytoplasm is known as cell organelles, okay, and non-living material inside cytoplasm is known as ergastic bodies। ओके, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स medium for chemical reactions, ठीक है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया रेस्पिरेशन का, या और दूसरे प्रोसेसेस हो गए। ओके, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कि जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियस को ब्रेन से कंपेयर करो, जैसे इंसान का ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो इंसान क्या हो जाता है? डेड। सिमिलरली अगर
सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो तो सेल भी अल्टीमेटली ड्राई हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ओके, सो by this we finish all the components of cell: plasma membrane, nucleus and cytoplasm. अब इसके बाद आप सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेल वॉल आपका परमेएबल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमेएबल होती है। सेल वॉल डेड स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल रिजिड होती है, मींस कड़क होती है, वहीं पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, उसका बेंड कर सकते हो, सेल वॉल का बेंड नहीं कर सकते। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलती है, वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलती है। सेल वॉल प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग है। उसके बाद ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आप बता सकते हो। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट ट्रेवल करते हैं, डिफ्यूजन में सॉल्यूट ट्रेवल करते हैं। ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्वेंट मीडियम में, लिक्विड मीडियम में हो सकता है, डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है। डिफ्यूजन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, ऑस्मोसिस में लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। उसके बाद आपका न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस बेसिकली जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है, वहां पे वो आरएनए का स्टोर हाउस है, वो डीएनए का स्टोर हाउस है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म के साथ मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, न्यूक्लियस आपका राइबोसोम की सिंथेसिस में हेल्प करता है। न्यूक्लियस आपका हेरिडिटरी ट्रेट्स ना, जेनेटिक ट्रेट्स, जीन्स जो आपकी फोफादर से चली आ रही है आपके अंदर, तो वो हेरिडिटरी ट्रेट्स आपके न्यूक्लियस के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ओके, उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म आ जाता है। साइटोप्लाज्म आपका एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, विस्कस स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद हम ये सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।